हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स कम ट्रिक्स। और आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें बोला गया द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप जब पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ाएंगे साथ में ही, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि यार कैसे कैसे काम हो रहा है, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए गए। तब पता चला कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल कहलाने लायक है। प्रोटीन और आरएनए नहीं कह सकते हैं। वो कैसे होगा, वो एंड तक बने रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज इस पूरे टॉपिक को डिटेल में पूरा कवर कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं। साइंटिस्ट वांटेड टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। ये लाइन हमने पढ़ दी है, आप थोड़ा माहौल बनाने के लिए कि देखिए, अभी आपको पता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन किसी ज़माने में जब किसी को नहीं पता था कि डीएनए क्या चीज़ है, आरएनए क्या चीज़ है, प्रोटीन क्या चीज़ है, तब आप कैसे बताएंगे कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? देन डेफिनेटली दे हैव परफॉर्म्ड अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिससे पता चल रहा होगा कि यार यही चीज़ है जो स्टेबल है, यही चीज़ है जो अपनी कॉपी बना पा रही है, यही चीज़ है जिसे हम जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। और यही चीज़ क्या थी भाई? ये चीज़ थी हमारी डीएनए। तो ये पूरा का पूरा एक जिस्ट है। अब पुराने में ज़माने में क्या हुआ, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए, तो पहले दो दावेदार वहाँ पर खड़े हुए थे। बोला गया था प्रोटीन हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है। दो वहाँ पर एस्पिरेंट्स खड़े थे, प्रत्याशी खड़े हुए थे, जो कि बोले जा रहे थे कि यही होंगे इन दोनों में से, जिनको हम क्या कह सकते हैं? जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाइयों? जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अभी जब दो दावेदार खड़े हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कि प्रोटीन था कि डीएनए था। आरएनए को बाहर हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया, उसके भी रीजंस थे, लेकिन अभी प्रोटीन और डीएनए पे बात करते हैं। फिर हुआ क्या, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए ताकि पता चल सके जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, ये बता दिया गया। अब समझिए आगे, इसके साथ साथ पहला एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ। क्या नाम था उनका? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम बोल दिया गया द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। भैया इतना धांसू नाम रखा गया था, द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि कुछ तो है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, आइए समझते हैं। तो ये जो हमारे ग्रिफिथ साहब हैं, इन्होंने एक बैक्टीरिया उठाया और इस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्या नाम था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। एक बार फिर बोलिए। ग्रिफिथ साहब ने एक बैक्टीरिया उठाया जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। निमोनी से लग ही रहा है भैया, ऐसा बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज कर रहा होगा। अब इसमें होता क्या है, इसके खुद के दो स्ट्रेन्स हैं। दो स्ट्रेन में एक होता है एस स्ट्रेन और एक होता है आर स्ट्रेन। मतलब दो टाइप है। जैसे आपका फ़ोन होता है ना, एक होता है पिंक कलर का फ़ोन, एक होगा ब्लू कलर का फ़ोन, एक होगा वाइट कलर का फ़ोन, और कौन सा है? मोटोरोला के अलग अलग आते हैं ना, एक है पर्पल है, जो भी कलर है। तो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट्स है। तो सेम क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन्स उनको बोला जाता है भाई। यहाँ पर भी सेम काम हुआ। सेम काम क्या हुआ कि इसको 2 स्ट्रेन लिया गया इस बैक्टीरिया के, और 2 स्ट्रेन होते भी हैं। पहला स्ट्रेन था जिसको एस बोला गया। एस मतलब स्मूथ है। अगर स्मूथ होगा तो वो वायरुलेंट होगा। वायरुलेंट मतलब नुकसानदेह होगा। और क्यों होगा? क्योंकि उसके पास पॉलीसेकेराइड का एक कोट होता था। समझ पाए? स्मूथ था। क्यों स्मूथ था? क्योंकि भैया उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड का कोट होता था, और पॉलीसेकेराइड का अगर कोट होगा तो वो नुकसानदायक होगा, मतलब जिसके बॉडी में भी जाएगा उसको मार देगा। ऐसा उस टाइम पूरा सिस्टम चलता था इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में। उसी जगह जो आर वाला है वो सीधा साधा था, वो भैया रफ था, नॉन वायरुलेंट था। उसके पास प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड का कोट था नहीं, इसके वजह से वो मारने वारने का काम नहीं करता था। तो यहाँ पर मार कौन रहा है? स्मूथ वाला, और रफ वाला सीधा साधा बच्चा है। अब समझिए, यहाँ पर हम एक बार कलर बदलना चाहेंगे, रेड कलर ले लेते हैं, यहाँ पे दिखेगा तब। यहाँ पर हुआ कि ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, और एनसीईआरटी में ये पूरा बताया गया है। इसी को हम यहाँ समझाएंगे बहुत ही आसान तरीके में। समझिए, एस स्ट्रेन को अगर कभी भी माइस के अंदर, मतलब चूहे के अंदर डाला जा रहा था तो माइस मर जा रहा था। कितनी सिंपल बात है। ये बैक्टीरिया है, माइस में डाल दिया, बैक्टीरिया माइस को नुकसान पहुँचाएगा और माइस को मार देगा। लेकिन कौन सा वाला बैक्टीरिया? जिसके पास पॉलीसेकेराइड की कोटिंग है, या जो वायरुलेंट है, जो मतलब नुकसानदेह है, या तो जो स्मूथ है। तीनों चीज़ एक है। तो अगर वो कभी माइस में डाला गया तो चूहा मर जाएगा। अगर कभी भी आर स्ट्रेन को पटक के डाल दिया गया चूहे में तो चूहा जिंदा था, मतलब ये नुकसान नहीं पहुंचाता, तो चूहा जिंदा बना रहा। फिर क्या हुआ? ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। अब ग्रिफिथ ने क्या किया? बैक्टीरिया को ही मार दिया। ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। इसके बाद क्या हुआ? जब इन्होंने हीट किल्ड किया, मतलब अब की जो हीट किल्ड मतलब बैक्टीरिया को ही खल्लास, जब बैक्टीरिया को ही मार दिया और फिर माइस के अंदर डाला, तो क्या हुआ? माइस जिंदा था।
क्यों? क्योंकि जो चीज़ मारने वाली थी वो वहाँ पर पहले ही मर चुकी है, तो माइस को नहीं मार पाएगी, सिंपल है। लेकिन इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि देखो आर स्ट्रेन अकेले नहीं मार पा रहा था माइस को। ऊपर देखा आर स्ट्रेन सीधा साधा है, नहीं मार पा रहा था, लेकिन एस स्ट्रेन जो खुद मरा हुआ है, एस स्ट्रेन जो खुद मरा हुआ है, वो जब आर स्ट्रेन के साथ मिला दिया गया तो देखा गया चूहा मर गया। अब ये हैरान करने वाली बात थी कि यार एस स्ट्रेन भी खुद नहीं मार पा रहा था क्योंकि इसके बैक्टीरिया को हमने मार दिया था, आर स्ट्रेन भी खुद नहीं मार पा रहा था क्योंकि आर स्ट्रेन सीधा साधा है। तो फिर इससे चीज़ क्या पता चली कि आर स्ट्रेन पहले भी नहीं मार पा रहा था, आर ने अभी भी नहीं मारा होगा। अगर किसी ने मारा है तो वो एस स्ट्रेन ही होगा, लेकिन एस स्ट्रेन क्योंकि हीट किल्ड है तो ये नहीं कह सकते एस स्ट्रेन ने कंप्लीटली मारा होगा, उसने मदद ली होगी आर स्ट्रेन की, क्योंकि आर क्या है, जिंदा स्ट्रेन है। तो फिर इससे ये चीज़ पता चली कि एस स्ट्रेन से कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो ट्रांसफ़र हुई होगी आर स्ट्रेन में, और उसी ने मार दिया होगा माइस को। और इसी चीज़ को क्या बोल दिया गया, एक अजम्पशन ले लिया गया, यही हमारा क्या था, डीएनए। मतलब एस स्ट्रेन जो मरा हुआ था उसका डीएनए थोड़ी मर जाएगा, उसका डीएनए लिया गया और डीएनए ट्रांसमिट किस में आ गया, आर स्ट्रेन में। और जब आर स्ट्रेन में वही ख़राब वाला डीएनए आ गया तो उसने क्या किया भैया, माइस को ही ख़त्म कर दिया। क्लियर है भाई, कितना सिंपल। अब आते हैं कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन यहाँ से ये बताया गया कि सम हाउ द आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वायरुलेंट एस, वही जो आर स्ट्रेन सीधा साधा था वो वायरुलेंट एस स्ट्रेन में बदल गया। क्यों? वो भी जबकि डेड एस सेल्स ली थी। और इसी को बोल दिया गया ये तो कुछ चमत्कार सा हो गया, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कोई चीज़ है जो नई बन गई। मतलब ना आर मार रहा था ना एस किल्ड वाला मार रहा था, लेकिन जब दोनों मिला दिया गया तो चूहा मर गया। मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है। यही ट्रांसफॉर्म क्या था, बाय द नेचर ऑफ दिस प्रिंसिपल डीएनए भी हो सकता है ये, या प्रोटीन भी हो सकता है, जिसे कह दिया गया कि अभी तक नहीं पता है कौन सा है, लेकिन डीएनए या प्रोटीन में से कुछ तो है जो ही कह सकता है कि जेनेटिक मटेरियल है एक इंसान से दूसरे इंसान में, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट हो सकता है। समझ गए? बढ़िया। अब इसके बाद लेकिन अभी श्योरिटी नहीं, आरएनए तो पहले ही रेस से बाहर हो गए, अभी भी श्योरिटी नहीं है कैसे काम हो रहा। फिर एक्सपेरिमेंट किया गया, 3 साइंटिस्ट आए और तीनों साइंटिस्ट का नाम बड़ा तगड़ा है। एक का नाम था एवरी, एक का नाम था मैकलियोड, एक का नाम था मैकॉर्टी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1944 में, जबकि ग्रिफिथ साहब का एक्सपीरियंस था 1928 का। ये भी दिमाग में याद रखिएगा थोड़ा। अब समझिए अभी कंफर्म नहीं है कि प्रोटीन है कि डीएनए है। अब फिर सोचा गया कैसे काम करे, कैसे काम करे, कैसे काम करे। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा किया कि देखो काम करते हैं डीएनए। अच्छा, हम अभी ये भी श्योर नहीं थे उस टाइम, साइंटिस्ट लोग सोच रहे हैं कि हो सकता हो आरएनए भी कहीं ना हो जाए, तो इन्होंने आरएनए को भी उठा लिया और ये प्योरीफाई इन्होंने किया हीट किल्ड एस स्ट्रेन से। अब क्या देखा गया, ओनली डीएनए को ट्रांसफॉर्म द आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने कुछ नया चूहा वूहा नहीं लिया, इन्होंने वही चीज़ उठाई। वही चीज़ उठाने के बाद फिर से इन्होंने देखा कि अगर डीएनए लिया जाए तो डीएनए को क्या करा जाए, डीएनए को डाइजेस्ट करा दिया जाए। डीएनए लिया, डीएनए को डाइजेस्ट कराने वाला एंजाइम हो जाएगा डीएनएज, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर लास्ट में किसी के एज लग जाए, अगर लास्ट में किसी के एज लग जाए तो वो क्या करता है, उसी चीज़ को डाइजेस्ट करता है। मतलब डीएनएज किसे डाइजेस्ट करेगा, डीएनए को। ऐसे ही आरएनएज किसे डाइजेस्ट करेगा, आरएनएज को। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने किया क्या, उन्होंने वही मरे हुए एस स्ट्रेन से डीएनए, आरएनए, प्रोटीन निकाला और ओनली डीएनए को देखा गया कि वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये तो खैर रिजल्ट हो गया, ये लास्ट में हमें लिखना था, ये भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, व्हेन डीएनए वाज डिस्ट्रॉयड बाय डीएनएज नो ट्रांसफॉर्मेशन अकर्ड। अब की डीएनए को ही मार दिया, पहले हमने एस स्ट्रेन को मारा था लेकिन डीएनए नहीं मारा, अब की डीएनए को ही मार दिया। फिर देखा गया वो तो या चूहा जो मरने वाला था वो तो जिंदा बचा है, मतलब डीएनए कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो वो जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। इसके साथ जब आरएनए प्रोटीन को मारा गया था तब ये देखा कि स्टिल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर आरएनए प्रोटीन को हम मार रहे थे तो वही एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन वाला जो लास्ट केस था ना ग्रिफिथ साहब का, यही लास्ट केस, यही केस ये बार बार ट्राई कर रहे हैं। मैकलियोड, मैकॉर्टी और एवरी ये बार बार ट्राई कर रहे हैं। तो इन्होंने पहले डीएनए से मारा, तब देखा कि चूहा जिंदा बचा है। जब आरएनएस और प्रोटीएजेस से प्रोटीन और आरएनए को खत्म कर दिया तो देखा चूहा जिंदा बचा है। अगर आरएनएस और प्रोटीएजेस से कवर किया तो देखा चूहा जिंदा बचा हुआ है, और जबकि डीएनए से जब कर दिया तो चूहा, गलत बोल गए हैं, रुक जाइए। यहाँ पर हम बताना ये चाह रहे थे, थोड़ा सा डीएनएज और आरएनएज में कंफ्यूज नहीं हुए थे, लेकिन पीछे वाली स्लाइड देख के ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गए। यहाँ सुनिए, डीएनए था,
आपको पता है डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, रट लीजिए। आरएनएज और प्रोटीएजेस, अगर हम आरएनए को मार भी देंगे, प्रोटीन को मार भी देंगे, तभी भी डीएनए जिंदा बचा है जो चूहे को मार सकता है। तो डीएनए ने अकेले चूहे को मार दिया, मतलब आरएनए प्रोटीन को हम खत्म भी कर देंगे तो क्या भाई, जो मारने वाला था वो तो अभी भी जिंदा है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चूहा मरेगा। और अगर डीएनए को ही मार दिया जाए, मतलब जो मारने वाला था उसी को मार दिया जाए डीएनए से, तो चूहा जिंदा रहेगा, मतलब कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। आई थिंक क्लियर है। वो एज में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, इसीलिए भटक गए थे पथ से। आते हैं यार, लेकिन क्लियर है कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक। आते हैं डीएनए क्या है, इससे कंक्लूजन क्या निकला, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन अभी भी ये तो एक एक्सपेरिमेंट था, उसी के बेसिस पे बता दिया गया, हो सकता हो भाई ऐसा काम हो रहा होगा, लेकिन अभी भी कुछ श्योरिटी पूरी तरीके से नहीं थी कि यार डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो एक और लास्ट एक्सपेरिमेंट किया गया और उन्होंने ऐसा चेज किया कि कन्फर्म हो गया कि डीएनए ही है अपना जेनेटिक मटेरियल। और इसीलिए साइंटिस्ट दो थे, और वो साइंटिस्ट कौन थे, हर्शे और चेज। कौन से, हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट। या सिर्फ चेज याद रखेंगे ना तो चेज से भी, चेज मतलब सी मतलब चेज और एच मतलब वही हर्शे हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये आए 1952 में। अब इन्होंने एक पूरा का पूरा बैक्टीरिया लिया और पूरा का पूरा एक ई कोलाई पार्ट भी लिया था, और क्या लिया था वो यहाँ पर देखते हैं, बैक्टीरियोफेज लिया है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है यार, नाम लग रहा है कि ये बैक्टीरिया है, लेकिन ये बैक्टीरिया को मारने वाला है। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरियोफेज मतलब किल करना, तो बैक्टीरिया को मारने वाला एक ऐसा वायरस है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस को लिया और एक ई कोलाई को लिया, जो खुद ही एक बैक्टीरिया है। तो इन्होंने देखिए बैक्टीरियोफेज पे काम किया, और इस वायरस के पास क्या होता है, सिर्फ डीएनए और प्रोटीन का कोट है, क्योंकि आरएनए पहले ही मर चुका है, आरएनए को हटा दिया गया है प्रत्यक्ष रूप से। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे इनके एक्सपेरिमेंट, पहले समझते हैं फिर लाइन बाय लाइन समझाएंगे। ये एनसीईआरटी के फिगर से आप रूबरू होंगे ही, नहीं रूबरू हैं तो आज रूबरू करा देते हैं। अपने को याद रखना है IBC, पहले बात ये याद रखें, एक प्रोसेस हुआ था IBC। आई मतलब सबसे पहला इन्फेक्शन कराया गया था, फिर ब्लेंडिंग हुआ था, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ था। ये है क्या, आइए समझते हैं। यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है, ये है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मतलब ये है वायरस। और कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लीजिए, कि वायरस होते क्या हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। मतलब ये न्यूक्लियो से बने होंगे, मतलब न्यूक्लियस होगा इनके पास। न्यूक्लियस इन द सेंस न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट है, वो न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लिक एसिड होगा। ये डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, लेकिन बैक्टीरियोफेज के पास डीएनए है, अभी पढ़ा है। और प्रोटीन होगा, मतलब प्रोटीन की कवरिंग होगी। अब सबको ये पता है यार कि जो डीएनए है वो हमेशा अंदर की तरफ रहेगा, और जो आउटर की कवरिंग है यही क्या हो जाएगी, प्रोटीन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो जो काला काला है वो डीएनए है, और यहाँ पर रेड रेड वो डीएनए है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में थोड़ा काम किया, इन्होंने रंग बिरंगे काम किए। और रंग बिरंगे काम से मतलब ये है कि इन्होंने कलर कर दिया, एक बार प्रोटीन के कोड को और एक बार डीएनए के कोड को, और 2 बार करके देखा एक्सपेरिमेंट, देखा फिर आगे क्या होता है। तो यहाँ पर समझिएगा, एक बार क्या किया, प्रोटीन को कवर कर दिया S35 से, वो भी रेडियो एक्टिव दोनों लिया, और एक बार डीएनए को कवर कर दिया रेडियो एक्टिव P32 से। ये नंबर याद रखिएगा। देखिए S35 और P32 जब एग्जाम में ऑप्शन देता है बड़ा दिक्कत होता है, तो बस ऐसा याद करिए, जब आप S ऐसा बनाते हैं ना तो 5 भी तो ऐसा ही कुछ बनता है, तो उसको आगे 35, मतलब जो 5 है वो किसके साथ है, S के साथ है, S35, और P के साथ क्या होगा, 32 होगा। और हमको पता है डीएनए में डीएनए नेगेटिव क्यों था, अभी पढ़ा था हमने कि वो क्योंकि फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव था। तो इसीलिए फॉस्फेट वाला पार्ट किसको रंगने का काम करेगा, लेबलिंग में, मतलब हाईलाइट करने का किसको काम करेगा, डीएनए को। और जबकि S35 इसको काम करेगा, S25 अल्ट्रा सैमसंग का याद आ गया था, S35 इसको काम करेगा प्रोटीन के कैप्सूल को कलर करने का। तो देखिए S35 से कलर किया तो हमारा जो प्रोटीन का बाहर का कैप्सूल था वो रेड रेड हो गया, और जब P32 से कवर किया तो अंदर का डीएनए रेड हो गया। अब क्या किया, इस बैक्टीरियोफेज को, क्योंकि ये बैक्टीरिया को मारता था, तो एक बैक्टीरिया भी ले लिया गया, जिसको बोल दिया गया कि आपको यहाँ के लिए मरना होगा, और उस बैक्टीरिया का नाम था बेचारे का ई कोलाई पे 2 बार इन्फेक्शन कराया। एक बार कराया तो हमेशा जानते हैं आप, वायरस क्या करता है, अपना डीएनए ही अंदर जेनेटिक मटेरियल भेजेगा, प्रोटीन की कवरिंग बाहर छोड़ देगा। तो सबसे पहले इन्फेक्शन कराया, मतलब ई कोलाई के ऊपर बैक्टीरियोफेज को पटक दिया गया। इसके बाद 2 बार उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए अंदर भेज दिया। इसका ब्लैक कलर का डीएनए था अंदर गया, इसका रेड कलर का था अंदर गया। फिर इसके बाद ब्लेंडिंग हो गई, मतलब अंदर जाकर वो डीएनए घुस गया
ब्लेंड होने लग गया, मिलने लग गया पूरा का पूरा। और इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, मतलब और अच्छे से ब्लेंडिंग हो गई। जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब गोल गोल घूमना होता है ना, और अच्छे से ब्लेंडिंग हो गई। फिर इसमें बताया गया, इसको फिर चेक किया गया माइक्रोस्कोप से। अब माइक्रोस्कोप से हमने चेक किया ई कोलाई को। तो ई कोलाई में देखा गया पहले वाले में, तो पहला वाला ई कोलाई जैसा था वैसा ये भी दिख रहा, क्योंकि कुछ कलर्ड मटेरियल है ही नहीं, ब्लैक तो नॉर्मल उसका कलर था। जब दूसरे वाले सैंपलिंग में आया गया तब ये देखा गया कि जो ई कोलाई है वो लाल लाल कलर का चमक रहा है। जनरली वो रेड कलर नहीं था, लेकिन वो दिखाने के लिए यहाँ बनाया गया है, एग्जाम्पल हम दे रहे। ये देखा गया कि भैया वो तो चमक रहा है, मतलब उसका कलर बदल गया। तो क्या पता चला कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाने वाला क्या है, वो चीज़ है जो कलर हमने किया था। प्रोटीन क्योंकि बाहर छूट गया, मतलब वो अंदर नहीं गया, तो प्रोटीन वी कैन नॉट से दैट प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल, जो वो हेरिडिटी शो कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में नहीं शो कर रहा ना, तो प्रोटीन कट गया भी रास्ते से। अब बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ डीएनए। और इसका प्रूफ लाने के लिए फिर डीएनए वाले को देखा गया, तब पता चला कि हाँ यार डीएनए ही है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहा है, और इसी को हम बोल रहे थे हेरिडिटी वाला। हेरिडिटरी कैरेक्टर याद आया। और इसी को ये नीचे लाइन लिख दी गई है कि यहाँ पर देखेंगे नो रेडियो एक्टिव सेल में मिला है S35 कुछ भी नहीं मिला, जबकि रेडियो एक्टिव S32 डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट मतलब जो ऊपर वाली चीज़ें बच गई हैं, ऊपर वाला लेयर, उसको सुपरनेटेंट बोलते हैं, तो सुपरनेटेंट में मिला। जबकि यहाँ पर P32 डिटेक्टेड इन द सेल, और सुपरनेटेंट में कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी। तो हमें तो ऑर्गेनिज्म के अंदर भेजने से मतलब है, इसकी वजह से बता दिया गया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। समझ गए। कंक्लूजन क्या निकला, अब कंक्लूजन इसमें ये निकला कि देखिए डीएनए एंटर करेगा बैक्टीरिया को और डायरेक्टेड कर देगा वायरल रेप्लिकेशन को। अब ये एक्सपेरिमेंट श्योर हो गया। अगर कभी पूछा जाए कि श्योरिटी किस एक्सपेरिमेंट ने दी है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो श्योरिटी वही देगा जो सबसे मॉडर्न एक्सपेरिमेंट होगा, जो सबसे पहले किया जाएगा। और एनसीईआरटी के हिसाब से सबसे मॉडर्न एक्सपेरिमेंट कौन सा है हमारा, हर्शे एंड चेस का। तो आंसर यही जाता है, इसीलिए बता दिया गया इनका रिजल्ट क्या था, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और जैसा भी वीडियो लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।